देश हमारा, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीजेपी से जुड़ी खबर है। 17 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक को लेने के लिए जेपी नड्डा खुद आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री इस संगठन में शामिल रहेंगे। सुबह 10 बजे से भारत मंडपम में बड़ी बैठक बीजेपी की होगी, जिसमें 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है और इसको लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। 17 फरवरी को आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी बैठक है। भारत मंडपम में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं मौजूद। इसके साथ साथ 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। न सिर्फ अधिवेशन में बीजेपी को कैसे मजबूत भी आना जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव चूंकि मुहाने पर है, इसको लेकर भी रणनीति बनना तय माना जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली है। और राष्ट्रीय अधिवेशन क्योंकि 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का होना है, इसलिए 10 बजे ये भारत मंडपम में 17 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन गौड़ जुड़े हुए हैं। पवन, बड़ी बैठक 17 फरवरी को क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है, कैसा इफेक्ट देखा जा रहा है, क्या तैयारियां इसको लेकर? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मोड़ में उतर चुकी है और लगातार बीजेपी पूरे देश भर के अंदर कई सारे कार्यक्रम कर रही है। उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी बड़ी एक बैठक दिल्ली में बुलाई है। 17 फरवरी को ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जो सुबह 10 बजे से होगी भारत मंडपम के अंदर। बैठक की अध्यक्षता जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा जो बीजेपी के सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। जो सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने प्रदेशों का ब्यौरा आके उस बैठक के अंदर देंगे। किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वहां काम चल रहा है, किस तरह से क्या प्रोग्रेस है, कौन कौन से कार्यक्रम धरातल पर उतर चुके हैं और किस तरह से जो पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर क्या देखिए, माइक्रो लेवल पे जाके काम बीजेपी करती है और कैडर वाली पार्टी से माना जाता है। ऐसे में ये जो 2 दिन चूंकि बैठकों का दौर चलने वाला है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, लिहाजा कितने सेशन इसमें होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले 17 फरवरी को पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी सुबह 10 बजे से। उसके बाद में ये राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक दोपहर तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद में दोपहर 3 बजे के आसपास से राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता और नेता हैं पार्टी के, वो उसमें शामिल होंगे। और ये बैठक जो है, राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, वो 17 फरवरी के दोपहर को 3 बजे से लेकर और 18 फरवरी की शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें अगर सत्रों की बात करें तो अलग अलग सत्र इसमें रहेंगे, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सबको लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तो आप पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं बीजेपी, लिहाजा 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण इस सिलसिले में माना जा रहा है। शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूएई की राजधानी अबू धाबी में दौरा है। 2 दिन का यह महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां पर अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक सिर्फ राम नाम की गूंज और यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। आज शाम 6 बजे पीएम बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब अबू धाबी में आपको बता दें कि यूएई के इस सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान दे रहा है और न्यूज 18 राजस्थान पर आप इस भव्य हिंदू मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अहम बात यह है कि साल 2018 में इस मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। मंदिर के लिए लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में उद्घाटन समारोह में करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। बता दें कि नक्काशी उकेरी गई है, तमाम कलाकृतियां इस भव्य मंदिर में बनाई गई हैं। पूरे रामायण को कलाकृतियों के जरिए समझाया गया है, बताया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। भव्य समारोह, भव्य और दिव्य जिस तरह से मंदिर को बनाया गया और रामलला की प्रतिष्ठा हुई, उसी तरह एक राम नाम की गूंज यूएई में भी, अरब अमीरात में भी देखने को मिल रही है, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद पीएम मोदी पहुंचे हैं। और महाराष्ट्र के वसई की सड़कों पर अचानक यमराज के आ जाने से लोग सख्ते में आ गए हैं। यकीन नहीं होता है तो तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ट्रैफिक विभाग ने वसई रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए खास अभियान चलाया था।
जिसमें लोगों को जागरूक करने के मकसद से यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति को अभियान से जोड़ा और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई। विभाग का मकसद आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कमी लाना है। तो देखिए, अलग अलग तरीके यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस चलाती रहती है और इसे इसी अभियान के तहत देखा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, सोनिया गांधी का जरा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। सृष्टि, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 12 बजे आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी के नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक भी हुई और जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया और उनके इस प्रस्ताव पर मुहर भी विधायकों के द्वारा लगाया गया। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जहां पर प्रस्तावक के तौर पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे। और वहीं सोनिया के नामांकन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे आने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस के कई सदस्य बाहर से ही आए हैं। अक्षय होता कि कांग्रेस स्थानीय लोगों को वरीयता देती। वहीं बीजेपी नेता मदन राठौड़ ने कहा कि सोनिया जी के यहां आने से बीजेपी को ही फायदा है। देखिए, कांग्रेस में तो वैसे भी अब तक का इतिहास आप देखो तो अधिकांश राज्यसभा के सदस्य बाहर ही आए हैं। मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पार्टी को स्थानीय लोगों पर उनकी योग्यता दिखती नहीं है, इसलिए कहीं कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय लोगों को वरीयता देते। वैसे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, तो मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान आते तो और मजा आता, लेकिन सोनिया जी आई है तो ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है, उससे कोई पार्टी को विशेष फायदा, उनकी पार्टी को विशेष फायदा होने वाला नहीं है। हमको तो फायदा ही फायदा है। और इस बीच बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का मामला। अपने दर्शकों को बता दें कि उदयपुर स्थित खान निदेशालय पहुंच चुकी है ईडी की टीम। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। उदयपुर में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले आपने देखा था जयपुर में भी माइनिंग घोटाले में कारोबारियों के घर पर उनके 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई और अब ये जानकारी उदयपुर से मिल रही है। और ये बड़ी खबर है उदयपुर से कि उदयपुर स्थित जो खान निदेशालय है उनकी टीम ईडी की अब पहुंच चुकी है। ये आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई उदयपुर पे चल रही है। अवैध खनन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली ईडी इसको पूरी लीड कर रही है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान, उदयपुर, तमाम ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। इस खबर पर हमारे संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, ईडी की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, अभी क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल, देखिए, सुबह से ईडी की कार्रवाई प्रदेश में चल रही है और इसको लेकर जानकारी मिल रही थी कि उदयपुर में भी जो खनन से जुड़े जिन लोगों के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें उदयपुर में भी कुछ जांच चल रही है। ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही ईडी की जो टीम है वो खान निदेशालय पहुंची है। प्रदेश में खान विभाग का जो मुख्य ऑफिस है वो उदयपुर में है, तो खान निदेशालय पहुंची है। यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स की जानकारी मिल रही है जिनके ऑफिसेज में दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी सुबह से मिल रही थी उसके अनुसार उदयपुर में 3 जगह कार्रवाई चलने की सूचना थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हो पाई, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, खान निदेशालय के अंदर ईडी की टीम इस समय मौजूद है और जरूरी दस्तावेज है जो इस पूरे मसले से जुड़े हुए दस्तावेज है उन्हें खंगालने की कोशिश में। कपिल, एक बात बताइए, मेघराज शेखावत के ठिकानों पर भी छापे मर रही थी और उस छापेमारी की कार्रवाई जारी थी। खबर ये थी कि जयपुर और उदयपुर में भी, क्या उनसे जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई यहाँ पर उदयपुर में देखने को मिल रही? कपिल, बिल्कुल, देखिए, सूचना मेघराज शेखावत से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की सुबह से चल रही थी। हालांकि आधिकारिक रूप से उदयपुर में कौन से ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये सूचना थी कि मेघराज शेखावत से जुड़े जो उदयपुर में कुछ ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम सुबह से पहुंची थी और दस्तावेज खंगाल रही थी। लेकिन अब खान निदेशालय जो कि खनन विभाग का सबसे मुख्य ऑफिस है वहां पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, जहां से बहुत जरूरी दस्तावेज जो है उन्हें खंगालने में टीम जुटी हुई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो माइनिंग घोटाले में ये ईडी का बड़ा एक्शन, इस पर लगातार सुबह से ईडी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, और माइनिंग घोटाला मामले में प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है, चाहे वो बजरी कारोबारी हो या फिर अवैध खनन को लेकर मेघराज सिंह शेखावत से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार सुबह से जारी है। जयपुर में 22 गोदामों के अलावा नागौर में भी बजरी खनन कारोबारी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है। बता दें कि अल निवास में बजरी की रॉयल्टी वसूली का नाका है। फिलहाल ईडी की टीम मौके पर मौजूद कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। बजरी खनन व्यापारी उदयपुर के साथ साथ कई और शहरों में भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान के साथ साथ दिल्ली से आई ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये तस्वीरें आपको हम जयपुर और नागौर की दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी लगातार छापेमारी की कार्रवाई करती हुई।